नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा और एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया से तैयारी चल रही होगी। और अब तो आज हम फिर आपके इस एग्जामिनेशन को थोड़ा सा और एग्जामिनेशन की तैयारी को एक्सीलरेट करने के लिए, थोड़ा और तेजी डालने के लिए लाने के लिए मैं आप बात करने वाला हूं आज 12 इंपॉर्टेंट सजेशन, 12 महत्वपूर्ण सजेशन के बारे में, सलाह के बारे में फॉर 90% प्लस मार्क्स, जो आपको 90% प्लस मार्क्स दिला सकता है एग्जामिनेशन 12th के एग्जामिनेशन में, जो आपको 90% प्लस मार्क्स दिला सकता है। तो आज मैं उसी पर बात करने वाला हूं। बहुत ही गौर से सुनिएगा और शुरू से लेकर के अंत तक सुनिएगा। 1 से लेकर के 12 तक मैं अलग अलग स्टेप्स में आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जामिनेशन को तैयारी में और मजबूती लाने के लिए और तेजी लाने के लिए मैं बताने वाला हूं। तो गौर कीजिएगा, ध्यान सुनिएगा और इधर उधर मत जाइएगा जब तक कि पूरा ये खत्म ना हो जाए। क्योंकि विद्यार्थी में होता है क्या है कि पेशेंस नहीं होता है, थोड़ा सा 2 मिनट देखे फिर स्किप कर दिए, तो ये कुछ नहीं, शुरू से लेकर के अंत तक दिखने का प्रयास किया, तभी आपको इसका लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला है स्टडी इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। ये बहुत ही छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट का मतलब हो गया नियंत्रित वातावरण। नियंत्रित वातावरण का मतलब हो गया कि जो हमारा लक्ष्य है, जिस और हमको जाना है, उस लक्ष्य में जो भी व्यवधान उत्पन्न करने वाला है उसको हम दूर करेंगे। जब जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य को प्राप्त करने से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं उत्पन्न करने वाला है, उसको यदि हम दूर करते हैं और दूर करके अपनी स्टडी को हम कंसंट्रेट होकर के वर्क करते हैं, इसका मतलब हम नियंत्रित वातावरण में, कंट्रोल वातावरण में वर्क कर रहे हैं। और यदि हम कंट्रोल वातावरण में वर्क करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है और 90% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो इस कंट्रोल्ड वातावरण को अनकंट्रोल्ड कौन करता है, इस पर थोड़ा बात करते हैं कि नियंत्रित वातावरण को अनकंट्रोल करने में हो सकता है कि हमारे दोस्त का सबसे महत्वपूर्ण हाथ होता है। हमारे माता पिता के पास भी अपने वर्तमान, अपने पर्सनल वर्क के लिए आपको कह सकते हैं, तो आप उन्हें हाथ जोड़ लीजिए, सविनय पूर्वक उनकी बातों को अवज्ञा माफ कीजिए कि हमें माफ कर दीजिए, अब मेरा एग्जामिनेशन बहुत नजदीक आ गया है, इसलिए मैं आपकी बात को मानने में 2 महीना के लिए कम से कम असक्षम हूं। 2 महीना के बाद आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो स्टडी इन कंट्रोल इन्वायरमेंट, कंट्रोल इन्वायरमेंट में स्टडी करने का प्रयास कीजिए। और जो भी ऐसे व्यक्ति हैं, जो भी ऐसे कारण है जो आपके लक्ष्य को, आपका लक्ष्य जो 90% प्लस है उससे दूर आपको ले जाना चाहता है, उसको हाथ जोड़ करके आप प्रार्थना कीजिए और आगे बढ़िए। ये पहला हो गया स्टडी इन कंट्रोल इन्वायरमेंट। दूसरा है स्टडी विथ पर्पस। जब कभी भी पढ़ने के लिए बैठिए तो एक उद्देश्य नीचे में लिख लीजिए कि अभी जो मैं पढ़ने के लिए बैठ रहा हूं उसमें का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, मुझे कितना पढ़ना है, मैं कहाँ तक पढ़ पाऊंगा, कहाँ तक मुझे आज कवर करना है, कहाँ तक मुझे कंप्लीट करना है। यदि एक उद्देश्य के साथ यदि आप पढ़ते हैं तो इस उद्देश्य से, जैसे ही उद्देश्य जुड़ता है तो आप में कंसंट्रेशन बढ़ता है, और कंसंट्रेशन बढ़ता है तो आप उस वर्क को बहुत बेहतरीन ढंग से आप कर पाते हैं और आपकी मेमोरी जो है वह शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में परिवर्तित होती है और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए स्टडी विथ पर्पस। फिर मैं बात करने वाला हूं नो योर सिलेबस। निश्चित रूप से आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस की जानकारी निश्चित रूप से होनी ही चाहिए, क्योंकि सिलेबस की जानकारी नहीं रहेगी तो पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें होते हैं, अथाह सागर है जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, लेकिन उद्देश्य हमारा है कि हमें कैसे 12th में अधिक से अधिक मार्क्स लाना है। तो इस अधिक से अधिक मार्क्स लाने के लिए 12th का सिलेबस की जानकारी बहुत ही जरूरी है, बहुत निश्चित रूप से जानकारी होनी चाहिए। तो नो योर सिलेबस। फिर है नो एग्जाम पैटर्न्स। एग्जामिनेशन के पैटर्न का भी जानकारी होना बहुत जरूरी है कि कितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कितने लघु उत्तरीय होते हैं, कितने दीर्घ उत्तरीय होते हैं, लघु उत्तरीय में कितने शब्दों में जवाब देना होता है, दीर्घ उत्तरीय में कितने शब्दों में जवाब देना होता है, कितना अथवा में क्वेश्चन होता है, ये सारा पैटर्न हमको जानकारी होनी चाहिए। और यदि इन सारे पैटर्न की जानकारी के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो हम रिलैक्स में होते हैं, टेंशन फ्री होते हैं और हम सही ढंग से हम एग्जाम को फाइट करते हैं, हिट करते हैं। तो इसलिए एग्जामिनेशन का पैटर्न की जानकारी होनी चाहिए। फिर मैंने लिखा है रिवाइज नोट्स विथ स्ट्रेटजी। एक रणनीति, एक सही रणनीति के तहत आपको नोट्स का रिवाइज करना है। नोट्स कैसे बनाना है, कैसे रिवाइज करना है, इसके बारे में मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से बताया है, लिंक बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप इसको गौर से देख लीजिएगा और इसको तैयारी कीजिएगा। तो मैंने ये 5 नंबर में ये हो गया रिवाइज नोट्स विथ स्ट्रेटजी। फिर मैं 6 नंबर में लिखा है फेयर और क्लियर हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग भी काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपका हैंड राइटिंग यदि अच्छा नहीं है तो एक बार देखने के बाद ही उसको एक एवरेज मार्किंग करके आप कितना भी बढ़िया क्यों नहीं लिखे हो, कितना भी सही क्यों नहीं लिखे हो, कोई मतलब नहीं रखता, कोई बात नहीं रह जाती है, कोई मायने नहीं रह जाती है आप यदि हैंड राइटिंग आपका खराब है तो। इसलिए हैंड राइटिंग फेयर होना चाहिए, साफ होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। यदि हैंड राइटिंग फेयर है
और बिल्कुल साफ सुथरा है। तो एग्जामिनेशन में कॉपी जब चेक करने की बात होती है तो लोग आपका मूल्यांकन अच्छा करते हैं और बेहतरीन ढंग से बेहतर नंबर आपको देते हैं। डीप वर्क, डीप मतलब आप समझ सकते हैं गहरा, मतलब कम समय में भी आप डीप वर्क कर सकते हैं। और क्योंकि कंसंट्रेशन से यदि हम वर्क करते हैं तो वो डीप वर्क कहलाता है। अर्थात डू डीप वर्क अर्थात कंसंट्रेशन, यहाँ पर डीप का अर्थ यहाँ पर कंसंट्रेशन से है। यदि तन और मन एक जगह होकर करके यदि किसी कार्य की सिद्धि करता है वह डीप वर्क कहलाता है। और अब जब डीप वर्क हम करते हैं तो बहुत कम समय में हम अधिक से अधिक फायदा ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसलिए स्टडी, डीप वर्क। फिर यहाँ पर मैंने बात किया टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट के बारे में सभी बात करते हैं, क्योंकि ये जितना भी मैंने बताया है यह पूरे भारतवर्ष के जितने भी टॉपर्स हैं उन सारे टॉपर्स के द्वारा जो बताई गई इंटरव्यूज़ में मतलब स्ट्रेटजी थी, रणनीति थी, किस ढंग से उन्होंने तैयारी किया और कैसे अपने नंबर को उन्होंने 90% प्लस मार्क्स लाया, इन सारी बातों को यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। कुछ मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कुछ स्टूडेंट की समस्याएं के सारे निचोड़ को मैंने इसमें डालने का प्रयास किया है। तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम तो सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम के मैनेजमेंट के द्वारा, टाइम के प्रबंधन के द्वारा ही हम अपने किसी भी कार्य की सिद्धि कर पाते हैं। क्योंकि दुनिया में सभी व्यक्ति के पास 24 घंटा होते हैं। उस व्यक्ति के पास भी जो महानायक होता है, उस व्यक्ति के पास भी जिसके पास कुछ नहीं होता है, सारा खेल टाइम का है। इसलिए टाइम का प्रबंधन करने की जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये टाइम के प्रबंधन के साथ यदि आप काम करते हैं तो आपको ये सफलता निश्चित रूप से मिलती है। फिर मैं यहाँ पर बात किया हूँ सॉल्व क्वेश्चन बैंक एंड मॉडल पेपर। आपको सिलेबस की जानकारी हो गई, आप जो है सो नोट्स को रिवाइज कर लिए, आपका जो है सो एग्जामिनेशन पैटर्न समझ लिए। सारा चीज़ करने के बाद जो है सो आपको क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना है। और क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने के बाद मॉडल पेपर सॉल्व करनी है। क्योंकि मॉडल पेपर जो उसका मॉडल होता है, उसका प्रतिरूप होता है जो एग्जामिनेशन माने वाला है, तो उसमें देखना है कि आपकी स्कोरिंग क्या हो रही है। और इसलिए आपको ये मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक निश्चित रूप से सॉल्व करनी चाहिए। ये आपको काफ़ी फायदा करता है आपका 90% प्लस मार्क्स लाने में। और फिर यहाँ पर मैंने लिखा है डिफीट योरसेल्फ। हमेशा जब क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व करते हैं, हमेशा जब मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, तो हमेशा अपने आप को डिफीट करने का प्रयास कीजिए। मान लिया आपका 60% आया, आपका 60 मार्क्स आया, तो प्रयास कीजिए कि अब की बार जो है सो 62 आए या 65 आए। यदि ऐसा प्रयास यदि आप करते हैं, अपने आप को हराने का प्रयास करते हैं, हर बार हराने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से आप खुद ब खुद हारते हैं और हारने में मजा आने लगता है। तो फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब आप 90% को हिट करना शुरू कर देते हैं और आप एक सही दिशा में होते हैं। इसलिए आप हमेशा प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करें और मॉडल पेपर को सॉल्व करें। मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करते 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 आपके अंदर इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप एग्जामिनेशन में आने वाले एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल हल्का होगा आपके लिए और इजी वे में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डिफीट योरसेल्फ हो गया। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है अवॉइड एग्जामिनेशन फोबिया एंड स्ट्रेस। एग्जामिनेशन का जो डर होता है वो अच्छे को डरा देता है, एक अच्छे को हिला देता है। तो आपके अंदर का जो ये फोबिया है और ये जो डर, ये तभी खत्म होगा जब आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। ये तैयारी अच्छी रहेगी तो ये डर भाग जाएगा और आपका ये जो डर और ये जो तनाव है वो दूर होगा। तो ये डर और तनाव को बिल्कुल दूर कीजिए, क्योंकि निश्चित रूप से आपको एग्जामिनेशन में जो भी परीक्षा में जो आने वाला है वह निश्चित रूप से जो है सो आप यदि सही तैयारी के साथ यदि आप क्लास में इंटर करते हैं तो सारा समस्या दूर हो जाती है। इसलिए डर नहीं, जैसे ही डर आता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है और आपको जो याद आया हुआ चीज़ होता है, जो आप याद किए हुए वो चीज़ होते हैं, वह भी भूल जाते हैं। इसीलिए अपने अंदर से डर को हटा दीजिए, फोबिया स्ट्रेस को हटा दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। और यदि ऐसा आप सोच कर करके अंदर प्रवेश करते हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। आप अपने लक्ष्य को हिट करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। फिर यहाँ पर मैंने एक बहुत ही इमोशनल बात यहाँ पर लिखा है, रिस्पेक्ट द इमोशंस ऑफ गार्जियन। आप एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, तो आप कम से कम अपने माता, अपने पिता, अपने रिलेटिव, अपने दादा दादी का चेहरा याद कीजिए। वह पिता जो आपके अपने खेत में काम करते हैं, पूरे दिन धूप में काम करते हैं, हल चलाते हैं। वह अपनी माँ को याद कीजिए। बहुत सारी माएँ तो ऐसी है जो दूसरे के खेत में मजदूरी करते हैं और सिर्फ आपके लिए, आपके पढ़ाई के लिए, आपके ट्यूशन फी के लिए, आपके भोजन के लिए, आपके कपड़ा के लिए मेहनत करते हैं और सिर्फ एक उम्मीद से कि मेरा बेटा, मेरी बेटी पढ़ेगी, लिखेगी, कुछ अच्छा करेगी, कुछ अच्छा बनेगी और हम लोगों का जो जीवन स्तर है वो अच्छा करेगी, सुधारेगी। तो जब कभी भी आप तैयारी का ख्याल कीजिए और सफलता को अपने मुकाम तक पहुंचाइए, 90% प्लस मार्क्स लाइए। ये शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।